राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है, या यूं कहें कि दिल्ली के बॉर्डर पर फिर से आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी। चुनावी साल के बीच सरकार किसानों को मनाने में भी जुटी है। किसानों को समझाने बुझाने के लिए बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की मध्यस्थता के बाद केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन के नेताओं की चंडीगढ़ की बैठक में फिलहाल कोई हल तो नहीं निकल पाया। किसानों का कहना है कि 12 फरवरी से पहले सरकार हमारी ओर से बताई गई मांगों पर विचार करके हमें जवाब दे। किसानों का यह भी कहना है कि 13 फरवरी से शुरू होने वाले दिल्ली कूच और किसान आंदोलन की रणनीति जस की तस बनी हुई है। किसानों ने केंद्र सरकार को 13 फरवरी तक का समय दिया। हल ना निकलने पर हर हाल में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ किसानों के 13 फरवरी को होने वाले दिल्ली कूच से भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने दूरी बना ली है। भाकियों का कहना है कि दिल्ली कूच एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब एसकेएम ने किसानों के कूच से किनारा कर लिया तो उनका सहारा आखिर कौन बन रहा? क्या किसानों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है? और आखिर बातचीत के बाद भी किसान दिल्ली कूच पर क्यों अड़े हैं? और क्या इसका उसके पहले यानी 13 तारीख से पहले कोई समाधान निकल पाएगा? एसकेएम का किनारा तो कर दिया, लेकिन अब एसकेएम के किनारा करने के बाद कौन लोग सहारा बन चुके हैं किसानों का? क्योंकि जिस दिन 13 तारीख की बात को लेकर एक रिहर्सल किया गया, उस दिन भी कई हरियाणा की जो खापे हैं उन लोगों ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। अब किसानों की मांग आप देख लीजिए। किसान मजदूरों को कर्ज से मुक्ति करने की एक इनकी प्रमुख मांग है। एमएसपी सबसे प्रमुख मांग है। दिल्ली आंदोलन के किसानों पर जो पर्चे दर्ज थे वो रद्द किए जाए। विद्युत संशोधन बिल निरस्त करने की भी मांग इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। इसके साथ ही किसानों को प्रदूषण अधिनियम से भी बाहर रखा जाए, क्योंकि इससे उन पर एक दोहरा असर आता है या बोझ पड़ता है। सरकार फसल बीमा योजना को अपने स्तर पर लागू करे, ना कि प्राइवेट कंपनियों का उसमें कोई दखल हो। भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों की बात सुनी जाए और उसमें संशोधन किया जाए, बदलाव किया जाए, यह भी इनकी मांग है। आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिले, जो कि लंबित समय से मांग चलती आ रही है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी कांड था उसमें न्याय दिलाने की बात भी कह रहे हैं, और मुआवजे का जो ऐलान किया गया था वो मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, झज्जर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय करने की बात कही गई है। तो ये तस्वीर साफ जाहिर कर रही है कि जहां पुलिस एक तरीके से अलर्ट है, प्रशासन संजीदा है, वहीं किसान भी अपनी बात पर अड़े हैं। बैठक तो जरूर हुई, लेकिन बैठक से कोई नतीजा निकल नहीं पाया। मैं धन्यवाद करदा किसान संगठनों का भी ते सेंटर सरकार ਦਾ भी मैं धन्यवाद करदा कि क्योंकि ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि ਮੰਗਾਂ मनवाउण ਲਈ ਅਸੀਂ फिर दोबारा ट्रैक्टर लैके फिर दोबारा बैरीकेडां ਜਾਂ लड़ाइयां ਜਾਂ वाटर कैन ਦਾ सामना करिए। किते कोई ट्रैक्टर पलट गया, किते कोई हार्ट अटैक हो गया, ਜਾਂ कोई पुलिस वाले ਦੇ सੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ कि जान माल ਦੀ ਕਿਸੇ भी किस्म ਦੀ नुकसान ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ तो बड़े अच्छे माहौल च गल हुई है। अज पहला दौर सी ते गलबात का दौर जारी रहूगा। और मैं पंजाब का पक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसानों का पक्ष रखा। मैं वकील बन के उन्होंने मैं अज पक्ष रखा और इदा ही रखते रहांगे। भविख दे विच जे सानू अलग तो भी मीटिंग करनी पई पंजाब लैवल ते सारियां यूनियनां दी, वो भी कर लेंगे। बात हुई थी एमएसपी की बात, कमेटी बनाई हुई है और तुरंत किसानों से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। बात हुई थी एमएसपी की बात, कमेटी बनाई हुई है और तुरंत किसानों से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज तक संसद में एक शब्द उस एमएसपी के कानून के लिए बोला नहीं गया। तो किसानों की जायज मांग है, वो प्रधानमंत्री को उनका वायदा याद कराने के लिए आ रहे हैं कि उनसे जो वायदा खिलाफी की है क्यों की है। 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी, आज तक ये शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। आज तक एमएसपी के लिए संसद में शब्द नहीं बोल पाए।
तो किसान कब तक सहन करे? किसान भी अपनी आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी किसान के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। क्योंकि सरकार प्रयास करती है और उनसे बातचीत का भी रास्ता खुला रहता है कि उनसे बातचीत की जाए, बातचीत से समाधान निकलता है। किसी धरने प्रदर्शन से भी समाधान निकलता, लड़ाई से या किसी और से समाधान नहीं निकलता। समाधान तो बातचीत से निकलता है। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो अवश्य सरकार के जब मंत्री दिल्ली से आकर के चंडीगढ़ उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं तो उन्होंने उनकी अवश्य बात सुनी होगी और वही बातचीत का ही रास्ता है। उसके अंदर हमें बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना। और देखिए, जो 13 तारीख का कुछ हमारे किसान भाइयों ने, कुछ संगठनों ने ऐलान किया, अवश्य किया, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का भारतीय किसान यूनियन भी एक घटक है और उसकी तरफ से कोई अभी ऐलान नहीं है और कुछ संगठन है जो उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। बहरहाल, तो आपने सुन लिया किसान और सियासी घमासान और उसमें क्या प्रतिक्रिया है। वकील बनकर भगवंत मान कहते हैं कि मैंने किसानों का पक्ष रखा। आपने हुड्डा साहब को सुन लिया, उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बात रखी है या बाकी अन्य नेताओं का क्या कहना है, यह भी आपने सुना। अब दुष्यंत चौटाला कहते हैं गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है क्योंकि किसान अड़ गए हैं। उनका कहना है कि 12 तक विचार करके हमें आप संदेश दे दीजिए, बता दीजिए, नहीं तो फिर 13 तारीख को हम हर हाल में कूच करेंगे। नायब सैनी कहते हैं कि बातचीत का रास्ता जो है वो हमेशा ही खुला हुआ है, हम हमेशा बात करने को तैयार हैं, अन्नदाता को सुनने को तैयार है। हमारी सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। आपसी बातचीत से ही समाधान निकलेगा, किसी आंदोलन से या अनशन से समाधान नहीं निकलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सरकार को किसानों से बातचीत पहल करनी चाहिए। ये किसानों की जो मांग है उस पर विचार करने का और उसका हल निकालने का काम सरकार का ही है। यानी कुल मिलाकर किसान और सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया क्योंकि किसानों ने ऐलान किया कि हम कूच करेंगे और तभी विपक्षी खेमा कूच कर गया। अनुराग ढांडा को सुनिए, वो कहते हैं कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ये अलग अलग दलों के नेता अपनी बात रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं तमाम नेता। सुशील गुप्ता की बात आप देखिए, किसानों को फिर से आंदोलन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आंदोलन की जरूरत तभी पड़ी है जब उनकी मांग नहीं मानी गई। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, ये कह रहे हैं सुशील गुप्ता। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि किसानों का केंद्र सरकार के साथ मामला है, यह हरियाणा सरकार का कोई मामला नहीं है। लेकिन उन पर विपक्षी खेमा ये प्रहार करता है कि हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार है, भले वो गठबंधन में चल रही, लेकिन देश में एनडीए की सरकार है, प्रमुख घटक दल उसका बीजेपी ही है। पंजाब के सीएम ने फिर से मध्यस्थता करने की पहल की और उसके बाद 12 फरवरी से पहले मांगों पर जवाब दे दे सरकार, ये बात किसान नेताओं ने की है। लेकिन मामला तब फंसता है जब कुछ किसान संगठन, वो टिकैत ग्रुप जो कि पिछली बार आंदोलन में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर गए थे राकेश टिकैत, और उसके बाद उनका अब इस बार के आंदोलन में जो स्टैंड है वो कहते हैं कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना या इस अनशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर कौन नए लोग हैं जो कि किसानों की राजनीति कर रहे हैं या फिर किसानों की वाकई भलाई चाहते हैं? अब इन मांगों के साथ साथ इस पर विचार हो रहा कि ये संगठन आखिर कौन से हैं, किन किन जगहों से हैं, इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा, क्योंकि खापों के बाद अब जो प्रमुख संगठन थे किसानों के और उनके नेता, उन लोगों ने भी इस अनशन से अपने आप को अलग कर लिया है। किसानों की मांगों के साथ तो वो खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अनशन में हमारा अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका, वहां पर विचार हो रहा और उसके बाद वहां से फैसला भी आएगा। जो विपक्षी खेमा है हरियाणा में खासतौर से या फिर पंजाब में, वो कहते हैं कि किसानों की मांग सुननी चाहिए सरकार को, और खुद सरकार के लोग कहते हैं पार्टी स्तर पर कि हम विचार करने को और मांग सुनने को तैयार हैं। लेकिन अब किसानों के बीच में भी अगर कोई फूट है या संगठनों में आपस में तालमेल नहीं है तो इसका नुकसान भी किसान को ही होता है, क्योंकि अगर एक गुट आपके पक्ष की बात कर रहा और दूसरा कहता है कि हमारे इस अनशन से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। हाई अलर्ट पर पुलिस है, पूरी तरह से अलर्ट है पुलिस इस वक्त, लेकिन कुरुक्षेत्र, अंबाला, झज्जर में किसानों ने ना सिर्फ अपनी तैयारी कर रखी है प्रवेश करने की।
चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत स्वागत है बजरंग जी आपका। रतन मान सिंह है, किसान नेता, बहुत स्वागत है रतन मान सिंह आपका भी। और मनोज जगलान है, किसान नेता, बहुत स्वागत है मनोज आपका भी। रतन मान सिंह, जहां तक मेरी जानकारी है, आप लोगों ने दूरी बनाई है इस अनशन से? रतन मान जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, कौन से अनशन से दूरी बनाई हमने? क्या मेरी सहमति है इस पर आपकी कि आप लोगों ने दूरी बनाई है या आप लोग साथ हैं इसमें? नहीं, हमने कोई दूरी नहीं बनाई। अच्छा, क्योंकि जी, जब ये ऐलान किया गया, जिन्होंने ऐलान किया, उस टाइम बैठ करके आपस में इसकी योजना नहीं बनाई गई, हमको कोई बातचीत में लिया ही नहीं गया। जो एसकेएम है पूरे देश का, उसको भी विश्वास में नहीं लिया गया, तो इसलिए ये तालमेल की कमी रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे ये लगता है कि भाई किसान और किसान नेता एकजुट नहीं है। फिर मैं मनोज जगलान से भी इसका जवाब लूंगा। नहीं, एकजुटता किसानों की रही है। दिल्ली आंदोलन में जो एसकेएम बना था, और जो अब भाई दिल्ली का आह्वान कर रहे हैं, तो वो साथ में थे। अब उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला ले लिया, एसकेएम के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, और अचानक से उन्होंने कह दिया भाई हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। अगर सभी एसकेएम के लोग बैठ करके योजना बनाते पूर्व की भांति, तो इस तरह की कोई दिक्कत आ रही नहीं थी। दिक्कत यह है कि जिन किसान भाइयों ने, हमारे नेताओं ने जो ये ऐलान किया है दिल्ली जाने का, तो उन्होंने सारे संगठनों के साथ बैठ करके योजना तरीका पूर्व की भांति बनाना चाहिए था, उसमें विचार करना चाहिए था। तो इसलिए ये बीच में ये दिक्कत है। मुद्दे हमारे एक है, आंदोलन भी एक होना चाहिए, और एकता आपने भी कहा है, तो एकता रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नुकसान तो फिर इस स्थिति में होना लाजमी है, होता है। मनोज जगलान भाई, रतन मान सिंह साहब का कहना है कि किसानों की मांग जो आपकी है वही मांग उनकी भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है और कोई अंतर्द्वंद नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एसकेएम का गठन किया गया था, एसकेएम को आपने दूर कर दिया, अब अलग से आप अनशन करने लगे। आप अड़े हुए हैं जाने को, वो कहते हैं हम भी जाएंगे, लेकिन पहले चर्चा तो हो जाए। आप बातचीत सरकार से करना चाहते हैं, आपस में नहीं हो पाई बातचीत। जी देखिए, रतन मान जी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एसकेएम बना था, वो एसकेएम बनने के बाद जो आंदोलन चला, उनसे कुछ जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति थे, उनको लेके कुछ मतभेद हुआ था। तो एसकेएम की दो फॉर्में बनी थी, एक एसकेएम और एक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक। तो जो 13 फरवरी की कॉल दी है, वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने दी है। उसके साथ एक नया घटक, एक नया संगठन किसान मजदूर मोर्चा KMM, जो वो साथ मिलकर लगभग 200 से ज्यादा संगठनों ने दिल्ली जाने की कॉल दी है। मुद्दे तो वैसे सबका एक है, लक्ष्य भी एक है कि भाई किसानों का भला हो। सबसे पहली मांग तो स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य की है, क्योंकि किसानों के केमिस्ट्री का गारंटी कानून बने, और गारंटी कानून भी C2 प्लस 50% फॉर्मूले का हो। तो मांग तो हमारी एक है, लेकिन समस्या क्या है कि अब जो फॉर्म बनी है, उन फॉर्मों ने अपना एक नया कायदा कानून बनाया है कि भाई वो लोग, पहली बात तो कोई भी किसान संगठन, कोई अगर ये भ्रम पाल के रखता है कि किसान संगठन आंदोलन लड़ता है, तो वो एक मिथ्यक भ्रम है। हमेशा आंदोलन देश के आम किसान लड़ते हैं, देश की आम जनता लड़ती है। हो सकता है कि हम सिर्फ नेतृत्व करने वाले चंद लोग होते हैं, हम उनका नेतृत्व करते हैं, लेकिन आंदोलन की असली जनशक्ति, असली मजबूती वो लोग हैं जो धरातल पे रह के काम करते हैं। मतलब एसकेएम में जो लोग हैं वो असली नहीं है, वो राजनीति करने आए। नहीं, वो असली है, नहीं वो असली है। हमने ये नहीं कहा कि वो नकली है या कोई और है, लेकिन एसकेएम दो फॉर्मों में है, एक संयुक्त किसान मोर्चा, एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक। तो ये अराजनीतिक जो हमारा संगठन है, उन्होंने एक कायदा कानून ये रखा है कि जो भी साथी चुनाव से दूरी रखते हैं, और जो भी साथी मतलब किसी भी तरह के किसी भी राजनीतिक
जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें सम्मिलित नहीं होंगे, वो आके हमारे साथ मिले और इस देश के किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करें और जो इस देश के किसानों की लंबित मांगे हैं उन पे आके बैठ के हमारे साथ इस आंदोलन को मजबूत करें। हम उनको साथ लेके चलेंगे, हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बताइए रतन मान जी, भाई किसान मोर्चा बनाया गया था नहीं है और उसमें बंटवारा हो गया, एक हो गया राजनीतिक और एक हो गया अराजनीतिक। इसी वजह से मनोज जगलान कहते हैं कि मांग एक होते हुए भी हम एक नहीं हैं। रतन मान जी, हाँ देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा हमारा एक था और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, जो चुनाव लड़ने के लिए पंजाब में गए और बहुत तेजी से वो गए आंदोलन के बीच से, हमने उसको निकाल दिया था। उनका कोई चुनाव में साथ नहीं दिया। वो दो ही आदमी थे, एक दो और था। वो जो प्रमुख दो आदमी उस टाइम पे उनको तो निष्कासित कर निकाल दिया था, बर्खास्त कर दिया था मोर्चा से। लेकिन जो बचे हुए थे, जो अराजनीतिक है, हम भी अराजनीतिक, मैं दावे के साथ ये बात करता हूँ, 42 साल के किसान आंदोलन में हमने कभी किसी राजनीति से हाथ नहीं मिलाया। किया तो किसानों का आंदोलन नहीं किया। तो जो बचे हुए भाई थे, जो जागरण हमारे छोटे भाई कह रहे हैं, तो इन्होंने विचार करना चाहिए था। अब बताओ कहा राजनीति में दिखे इन्हें, और वो सारे डॉक्टर दर्शन पाल, बहुत सारे लोग एसकेएम में है, वो दो आदमियों को निकाल दिया गया था, बाकी तो थे हम। तो ये चर्चा करनी चाहिए। पता नहीं किस स्थिति परिस्थिति में डल्लेवाल जी हमारे बहुत आदरणीय नेता है, हमारे बड़े आंदोलन के सानिध्य में आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, आज भी हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन पता नहीं क्या रहा, क्यों हमसे दूरी बनाई गई, क्यों हमें इस लायक समझा गया कि इनसे बातें नहीं करनी है। जागरण जी का अब भी हमारे साथ आएंगे, अब भी मतलब हमारा तेरा का ये गैप नहीं होना चाहिए। हम एक है, हमने एक होकर ही लड़ाई ये जीती जाए। अब चलिए, मैं तो मान लूंगा कि आप राजनीतिक भी नहीं हैं, आप एक हैं, आप दावा भी कर रहे हैं, मैं दावा भी स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन किसान नेता जुगलान जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये राजनीतिक वालों का अलग था, हमारा और राजनीतिक वालों का था, हम एकजुट है। अब ऐसे अगर किसान संगठनों में ही बंटवारा है तो फिर किसान की मांग कितनी मजबूती से आप लोग रख पाएंगे, सवाल इस बात का है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब, सुन लिया आपने, दो किसान नेता हमारे साथ है। रतनमान सिंह का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जब गठन किया गया था मकसद एक था, लेकिन मनोज जागलान कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक हो गए हैं, इसलिए हमने इनको बिना बताए अनशन की तैयारी की है। और वो कहते हैं कि नहीं, हमें बताया नहीं गया, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे, जाना हम भी चाहते हैं। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल रतन मान जी से सहमत हूं कि चाहे रतन मान जी हो, चाहे मनोज जागलान जी हो और चाहे वीरेंद्र सिंह चौहान हो, हम सब एक मसले में एक मत हैं, और वो ये है कि अन्नदाता किसान, इस देश का अन्नदाता, उसका मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए, उसके अधिकारों की, उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उसके कल्याण के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। इस बात में तो हम सब एक साथ हैं। हाँ, इस बात को लेकर डिफरेंसेस पक्के तौर पर हैं कि समाधान का रास्ता कहां से होकर गुजरता है, वो कैसे समस्याओं का समाधान होगा। मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही सोचती है कि भारत क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है, भारत क्योंकि चुनी हुई सरकार के द्वारा संचालित होता है, नीतियां निर्माण करना, कानून बनाना समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए वो निर्वाचित लोगों का काम है। इसलिए किसान के कल्याण का कोई भी रास्ता वो राजनीति से होकर तो गुजरता ही है। राजनीतिक लोगों ने निर्णय करने हैं, राजनीतिक नेतृत्व ने ही नीतियां निर्माण करनी है, उन्होंने ही लागू करने हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि किसान का भला निश्चित तौर पर राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही होगा। किसान आंदोलन में राजनीति, अराजनीति, राजनीतिक है नहीं है, किसके समर्थन में खड़े हैं, किसके विरोध में खड़े हैं, इस बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, प्रजातंत्र में ऐसा होता है। परंतु राजनीति के बिना किसान का कल्याण होगा नहीं। किसान के नाम पर राजनीति किसान आंदोलन करने वाले भी कर ही रहे थे, आज भी कर ही रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने बिल्कुल प्रत्यक्ष राजनीति में चुनाव लड़कर भी देख लिया, परंतु
ईमानदारी से किसान के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार वो अतुल भाई किसानों को ही है। और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि दिल्ली में किसानों का जो मोर्चा लगा, किसानों का जो आंदोलन लंबा चला, उस किसान आंदोलन के बाद उस किसान आंदोलन में पैदा हुई नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का राजनीतिक लाभ लेने के लिए या उसके नाम पर राजनीति करने के लिए उसको अपनी राजनीति का एजेंडा बनाकर कई सारे किसानों के नेता वो पंजाब में सीधे तौर पर चुनाव में उतरे। कई सारे किसानों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यहां वहां हरियाणा से लेके मान साहब की, और मेरा क्षेत्र तो एक ही है, हम लोग एक साथ काम करते हैं, यूं कह सकते हैं। ये पत्रकारिता में भी है, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मेरा इनका तो निरा सारा साझा है। लेकिन जिन्होंने सीधे तौर पर उन मसलों पर राजनीति करके देखी, क्या ये सत्य नहीं है रतन मान जी और मनोज जागलान जी कि किसान आंदोलन के आगुओं की राजनीतिक सोच, उनके नजरिए को उसी पंजाब ने नकार दिया जिस पंजाब के किसानों के दम पर वे दिल्ली को घेर करके आंदोलन चला रहे थे। ये कड़वी सच्चाई है, इसको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात किसानों के हितों की, किसानों का हितैषी कौन है, मैं तो ये दावा करता हूं बहुत विनम्रता के साथ, आज तक जितनी सरकारें बनी है स्वतंत्र भारत में सबने कहा हम किसान के हितैषी हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि भारत के किसान की कायदे से चिंता अगर किसी ने की है, केवल चिंता नहीं की, नीतियों में जिसकी परिलक्षित हुआ है कि वो किसान के हितैषी हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एमएस स्वामीनाथन जी, जिनको आज भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, या चौधरी चरण सिंह जी, किसानों के बड़े नेता थे, जिनको आज भारत रत्न देने का केंद्र की सरकार ने निर्णय किया है, इन लोगों की सोच, इनके दृष्टिकोण के अनुसार नीतियों का निर्माण करना, उनको एग्जीक्यूट करना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से बेहतर पहले की किसी सरकार ने नहीं किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एमएस स्वामीनाथन किसान आयोग के वो अध्यक्ष थे। किसान आयोग, एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हमसे पहले की सरकार, बजरंग दास गर्ग जी की सरकार, उनके समय में आ गई थी और इन्होंने उनको कई साल तक खूंटी पर टांग कर रखा। इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी भाई, जिस कमेटी को एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की सिफारिशें करनी थी। तो कथित रूप से किसानों के अपने आप को नेता कहने वाले, खुद को किसान परिवार का बेटा कहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा जो कि किसानों का प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कमेटी, उसने टांड पर टंगी हुई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। सिफारिशें लागू किसने की? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। और स्वयं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने ट्वीट करके ये कहा कि हमने जो सिफारिशें की थी उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार वो ठोस कदम उठा रही है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामीनाथन साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन चौहान साहब, अब गर्ग साहब को आपने छेड़ दिया है, चूंकि उनके नेता का आपने नाम लिया। उनका तर्क यह होगा कि अभी भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो थी, उसकी सिफारिशें जो थी, क्या पूरी तरह से लागू हो गई? फिर आप कहेंगे कि नहीं, 50%। गर्ग साहब, राजनीति से अलग हटकर अगर इस पूरे मसले को देखें तो एक बात तो सही है कि हां, किसानों के एक बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, उनके लिए सबसे बड़े पुरस्कार का ऐलान किया गया, पूरे देश ने उसको स्वीकारा, विपक्ष ने भी स्वीकारा। उसके साथ साथ स्वामीनाथन साहब, उनको भी जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन वहीं से सवाल किसान नेता पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है खासतौर से, कि भारत रत्न तो मिला उनकी लड़ाई लड़ने वाले को, लेकिन जो सिफारिशें थी वो आज तक आप लोगों की लड़ाई की वजह से लागू नहीं हो पाई। अब यहां चूंकि दो किसान नेता भी आपस में अपनी अपनी मांगों, अपनी अपनी बातों को लेकर एक तरीके से अनशन के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, वहां पर फिर सरकार को मौका मिल जाता है कि राजनीति हो रही है, ना कि किसान की भलाई का मुद्दा है।
गर्ग साहब अपनी आवाज अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए गर्ग साहब। देखिए अतुल जी, किसान हमारा देश का अन्नदाता है और करोड़ों जनता का पेट भरने का काम करता है। यहाँ तक कि देश ही नहीं, हमारा देश का अन्न विदेशों में भी जाता है। विदेशों के अंदर भी देश की जनता भी हमारा भारत का अन्न खाकर अपना पेट भरती है। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बार बार अपनी बात से मुकरते हुए और भाईचारा खराब करने में तुली हुई है। जब पीछे आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून कौन लेकर आया? ये केंद्र सरकार लेकर आई। लगभग 13.5 महीने किसान सर्दी, गर्मी, भारी बारिश के अंदर, ओले के अंदर सड़कों पर बैठी रही। 750 किसान उस आंदोलन के अंदर आपके सामने शहीद हो गए। एक बार भी जो किसान हितैषी बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बार भी 750 किसान जो शहीद हुए उसके बाद उसके ऊपर एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया। जहां तक कि एमएसपी का कानून बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई केंद्र सरकार ने और कई वायदे किए। जब ये प्रदर्शन खत्म हुआ था, आपको सारा पता है अतुल जी, मगर आज उस कमेटी का अता पता नहीं है। कमेटी कहाँ है, क्या कर रही है, कोई किसी बारे में कोई कमेटी आता पता नहीं, ना कमेटी की कोई मीटिंग हुई। जबकि कमेटी ने किसान नेताओं से बातचीत करके जो सरकार ने वायदे किए थे एमएसपी लागू करने के या उन पे जो केस बनाए थे वो वापिस करने के, या किसान की आय 2 गुना करने की, जब मोदी साहब ने 2014 में पहले कहा था नहीं हमारी सरकार आने पर हम किसान की आय 2 गुना करेंगे। आय तो 2 गुना नहीं की, खर्चा अतुल जी जरूर 2 गुना कर दिया। किसानों के ऊपर नए नए टैक्स लगा दिए गए, किसानों के ऊपर खाद के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, तो खेती में उपयोग आने दवाइयाँ उस पर 18% टैक्स लगा दिया गया, ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया, ट्रैक्टर के पुर्जे पर टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया। जो डीजल 58 रुपए लीटर होता था वो आज 90 रुपए लीटर डीजल कर दिया, आपके सामने है। मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार को अपने वादे के अनुसार किसानों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और जहां तक किसान संगठन का सवाल है, किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, सबका एजेंडा एक है। सबका एजेंडा क्या है भाई? किसानों को मान सम्मान मिले, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, किसानों को झूठे केस जो दर्ज हुए हैं वो वापिस लिए जाए। जहां तक कि लखीमपुर को अंदर जो किसान की मृत्यु हुई, किसानों को ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, किसान मारे गए, आज तक उन आरोपियों को सरकार ने नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? आपको पता कौन लोग थे, पावरफुल लोग थे, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। नहीं गर्ग साहब देखिए, बाकी बातों पर तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए गए, पकड़ा नहीं गया, ये जानकारी आप गलत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, गिरफ्तारी भी हुई। बहरहाल चौहान साहब बहुत छोटा सा काउंटर करिए, उसके बाद मैं मनोज के पास जाऊंगा। हाँ। 1 मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, 2 पॉइंट मेरे रह गए हैं। अच्छा जल्दी से सर, जल्दी से गर्ग साहब, जल्दी से। 2 पॉइंट मैं जल्दी कर रहा हूँ, मगर मेरा समय देख लीजिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। आप जल्दी कीजिए, इनका समय देख लीजिए, मेरा समय देख लीजिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ किसान की बात है, भाई कांग्रेस पार्टी किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, हर वर्ग के साथ खड़ी है और खड़े रहेगी। और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ, शांति बनाए रखे। शांति प्रिय आंदोलन की हमेशा जीत होती है, और आप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे तो सरकार आपकी बात मानेगी। और मेरी सरकार से भी अपील है, आप किसानों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करिए। सबसे मोटी बात क्या है, 13.5 महीने आंदोलन जब चला, आपके सामने कितना भारी नुकसान देश के अंदर हुआ, व्यापार का नुकसान हुआ, उद्योग का नुकसान हुआ, जनता को भी तकलीफ आई। मगर मैं यही बताना चाहता हूँ, शांति में ढंग से आंदोलन हो और किसानों को सरकार ने जो वायदे किए हैं। अरे गर्ग साहब, किसानों ने कब कहा कि नहीं वो
आंदोलन जो करेंगे वो शांतिपूर्ण नहीं करेंगे, वो एग्रेसिव आंदोलन करेंगे, आक्रोशित होकर जाएंगे, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ये बार बार जो आप अपील कर रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि किसान वहां पर आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। बहरहाल चौहान साहब कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। चौहान साहब छोटा सा काउंटर, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा मैं। चौहान साहब मैं एक बात केवल ये कह रहा हूं, बजरंग जी राजनीति कर लीजिए चलेगा, किसान के नाम पर आपने पहले भी बहुत फर्जीवाड़ा किया है, आगे भी करते रहिएगा, लेकिन कम से कम टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलने की आदत अब आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोग बावड़े नहीं हैं। और कम से कम हरियाणा का आदमी तो बावड़ा नहीं, भोला तो है, बावड़ा बिल्कुल नहीं है। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई? और आप कैसे कैसे कह सकते हो आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई? किस किसानों पर कोई गिरफ्तारी ना हुई? कैसी बातें करते हो बजरंग? कोई मसले की बात कर लेते, कोई मुद्दे की बात करते तो अच्छा लगता। बजरंग जी आपको किसान से लेना देना कुछ नहीं है, आपको पूरी रोटी किसान के नाम पर, और अब वो चलेगी नहीं। अब ये कांग्रेस की काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ सकती। आपका समय समाप्त हो चुका है, आपकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। हिंदुस्तान का किसान करप्ट और किसान विरोधी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करता है। हिंदुस्तान का किसान उस कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करता जो नारा किसान का देती थी और दुकान सोनिया गांधी की आगे बढ़ाती थी, जो नारा किसान का देता था और मुख्यमंत्री कहता था मैं किसान का बेटा हूं और जमीन देते थे कांग्रेस के दामाद को। अब जरा दोनों लोग को रोक रहा हूं, हो गया राजनीतिक टिप्पणियां, काउंटर हो गया, अब ठीक है। मनोज जागलान हो गया, गर्ग साहब हो गया भाई, हो गया। मनोज जागलान, हाँ कमेटी का आप जवाब लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लखीमपुर में गिरफ्तारी नहीं हुई ये कहकर आपने बहुत ऐसा मुद्दा उठा दिया जिस पर आप पर वो भारी पड़ गए। कमेटी का क्या गठन हुआ, क्या उसका रोल रहा, कितनी मीटिंगें हुई, इस पर आप चर्चा करते तो बेहतर होता गर्ग साहब। बहरहाल मनोज अब यहां पर प्रश्न यह है कि आप और रतनमान दोनों लोग सहमत हैं कि मुद्दे हमारे एक हैं। चौहान साहब भी कह रहे हैं कि उनका भी मानना है कि मुद्दे सबके एक हैं, सरकार के लिए भी वही मुद्दे हैं, लेकिन अब यहां पर हल निकले न निकले इसको लेकर बातचीत, मध्यस्थता, इसकी तैयारी है। एक बैठक हुई भगवंत मान की पहल के बाद, वो कह रहे हैं मैं वकील बन के गया था, लेकिन आप लोगों की क्या बीजेपी से कोई नाराजगी, आप कहते हैं उधर से कोई पहल नहीं हुई, और वहीं रतन मान सिंह कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से इन लोगों के लिए पहल नहीं हुई। तो आप सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रतन मान सिंह को आप अगर अपने साथ लेते तो मुझे लगता है कि आंदोलन और मजबूत होता। जी अतुल सिंह जी, ना तो रतन मान जी हमारे से दूर है, ना हम रतन मान जी से दूर है, ठीक है। दूसरी बात यह कि मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के एक बात का उनको स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने हमारे पिछले आंदोलन के ऊपर एक आक्षेप किया कि वो राजनीतिक लाभ था, या जो भी राजनीतिक जो इन्होंने प्रपंच हमारे ऊपर लगाए, हमारा पिछला आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक था। हमने किसी भी पार्टी के किसी भी राजनेता को अपना किसान आंदोलन का मंच साझा नहीं किया। अब दूसरी बात, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मोदी जी ने लागू करके दे दी। आप नरेंद्र मोदी जी की 500 रैलियां 2014 से चुनाव के पहले के उठा के देखिए, उनमें से 300 रैलियों में आपको ये भाषण मिलेगा कि भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों को अपनी पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के 50% लाभकारी मूल्य का किसानों को उनकी फसलों का भाव देंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बनने के बाद 2015 में बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि अगर किसानों को स्वामीनाथन आयोग के 50% लाभकारी मूल्य दिया तो किसानों को बीटीए घाटा हो जाएगा। अरे शांता कुमार समिति की रिपोर्ट पढ़ी आप, वो तो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि देश में मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, और 6% में हरियाणा, पंजाब, कुछ कर्नाटक और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा उन्होंने जोड़ के अपनी रिपोर्ट दी थी। तो वीरेंद्र जी, स्वामीनाथन आयोग की मांग तो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, वो तो मोदी जी अपने भाषणों में भी कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे। तीसरी बात यह है कि आज जैसे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, आपने उनका सम्मान किया, हम उस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि अगर आप किसी को सच्ची श्रद्धांजलि या किसी को सच्चा सम्मान देना चाहते हैं तो आप इस बात पर अडिग रहे कि इस लोगों को, जो विद्वान लोग थे, उनकी विचारधारा क्या थी। चौधरी चरण सिंह तो किसानों का भला चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने तो किसानों के भले के नाम पे अब तक कुछ किया ही नहीं। इतने दिनों से अरे भूमि अधिग्रहण कानून, किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण संशोधन आप लोगों ने कर दिया। 24 अगस्त 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित कर दिया, जिसमें किसानों के सर्कल रेट का 4 गुने का मुआवजे का प्रावधान खत्म कर दिया। तो हमारी तो आपसे एक साफ सीधी मांग है कि आप सरकार से बोलिए कि हमारा एमएसपी का एक निश्चित गारंटी कानून बना के देश के किसानों को दीजिए। देश के किसानों को क्या जरूरत है अपना घर छोड़ के दिल्ली जाने की? अरे उनके पास अपने खेत में काम है, बहुत सारे काम हमारे लंबित पड़े हैं। तो हमको इतना ही कहते कि भाई हमारी मांगे मानो और हमें दिल्ली न जाने के बजाय हमें अपने घर पर ही सुरक्षित रहने दो। ना जाने कितनी माओ के लाल खोए जाएंगे, कितने किसान, कितने किसका पिता खोया जाएगा। पिछले आंदोलन में भी 750 किसान हमारे गुजर गए, लेकिन 13.5 महीने लगा दिए 3 कृषि कानून वापस लेने में। तो इसलिए हमारी तो एक ही मांग है, ना रतन मांझी हमारे से दूर है, ना हम रतन मांझी से दूर है। आंदोलन और लक्ष्य दोनों का एक है। हो सकता है कि रतन मांझी थोड़ा बहुत रास्ता इनका अलग हो, हमारा हो, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून, पूर्ण कर्जा मुक्ति और उसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में संशोधन किया है, वही पुराना 2013 का कानून। और किसानों को जो कृषि मजदूरी दर है वो मनरेगा के तहत साल में 200 दिन करके और उसको 700 प्रति दिन के हिसाब से मिल जाए। हमारी तो कुछ मांगे हैं, हमारी ठीक है, इसका जवाब मैं चौहान साहब से लूंगा, लेकिन उसके पहले रतन मान जी आ रहा हूं, चौहान साहब आ रहा हूं। रतन मान जी, भाई मनोज कह रहे हैं कि उनकी भी मांग वही है जो आपकी है, हो सकता है रास्ते अलग हों। अब रास्ते जब अलग होते हैं तो वहां पे फिर दिक्कत आती है कि लक्ष्य एक है, अलग अलग रास्तों से प्राप्त करने से बेहतर है एक ही रास्ता होता। चलिए फिर भी मैं मानता हूं कि आप दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन नाराजगी क्या आपकी भी उतनी ही है। मनोज कह रहे हैं कि सरकार ने भारत रत्न का ऐलान किया, उसका तो आभार, लेकिन जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं हुई। जो नई मांगे हैं पिछले समय से उठी चली आ रही हैं, उन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। चौहान साहब कह रहे हैं कि अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने ही किया है। मैं संक्षेप में सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। भले बजरंग जी चौहान साहब राजनीति के उसमें बोलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चौहान साहब एमएसपी खरीद गारंटी का कानून और लागत का C250 का फार्मूला जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव में कहा। देश के किसान मजदूर की बात प्रधानमंत्री जी ने मुक्त करने की कही। आपने पूंजीपतियों का गिने मेरे पूंजीपतियों का तो आपने 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। किसान मजदूर का आपने एक कौड़ी भी माफ नहीं की। और मैं ये कहता हूं राहत काट दो इस बात की, एमएसपी का खरीद गारंटी का कानून बना दो। आप तो भारत रत्न देते हैं, मैं गारंटी देता हूं देश का किसान प्रधानमंत्री जी को किसान रत्न से नवाजेगा। सिर्फ आप एक मांग पूरी कर दो, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना दो। हमें इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपकी फुट्टी कोड़ी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक सिद्धांत चाहिए देश में जो सभी के लिए, वो हमारे लिए भी बनना चाहिए। रही बात हमारे संगठनों की, मैं ये कहना चाहता हूं मनोज भी हमारे बच्चे के समान है, बहुत छोटे हैं और मेरी भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। मैं कहता हूं एसकेएम और एसकेएम अराजनीतिक जो नेता हमारे बड़े नेता है वो भी 1 घंटे में संदेश दे दें, जिस भी तरह का दे दें, तो किसान उसी तरह से खड़ा मिलेगा। ठीक है, ये मेरा अनुरोध है आप से। मैं दोबारा फिर चौहान साहब से विनती करता हूं कि देश की राय काट दो, यह आंदोलन नहीं करेंगे किसान। और क्यों आप बैरिकेडिंग करते हो, क्यों आप इतने मतलब परेशान हो किसान को दिल्ली मांगने में? दिल्ली मेरी भी है, दिल्ली में मैं आ सकता हूं अपनी बात कहने के लिए। आप क्यों जवान और किसान को मोर्चों में खड़ा करते हो? ये ठीक नहीं रहेगा और मैं ये कहूंगा कि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं अंत में अपनी बात को ये कहता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें कुछ और लालच नहीं है, कोई किसी तरह का लालच नहीं। मैं अपना आत्मा से बात कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से मैं विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था और आप एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना दो, आप राज करते रहिए, हम अपना आराम से खेती करते रहेंगे। मेरी बात स्पष्ट है। चौहान साहब देखिए, बड़ी स्पष्ट बात कही है रतनलाल जी ने। उनका कहना है कि कोई भी हमें और मांग नहीं मनवानी है, हमें अपना कामकाज करने दीजिए, किसान को अपनी खेती खलियानी करने दीजिए, आप राजकाज करिए, लेकिन एक मांग सबसे प्रमुख है, उस पर आपने ही वादा किया था, वो मांग पूरी कर दीजिए। फिर दिक्कत कहां है? देखिए, कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। जब युवा साथी हमारे मनोज जागलान ये कहते हैं
या मान साहब ये कहते हैं कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू नहीं की, तो ये तथ्यपूर्ण बात नहीं है। MS स्वामीनाथन आयोग ने या MS स्वामीनाथन साहब ने जो अपनी बहुत विस्तृत रिपोर्ट दी थी, उसके बहुत सारे प्रावधान, जिसमें ये प्रावधान भी शामिल है कि किसान को उसकी फसल की लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य हम देंगे, ये व्यवस्था, ये प्रावधान हमने लागू किया। मनोज जागलान जी को, रतन मान जी को ठीक उस तरह इस बात को स्वीकार करना चाहिए जैसे वो किसान मानता है जिसके खाते में 1.5 गुना समर्थन मूल्य वो जाना शुरू हो गया। ये कह देना मनोज भाई बिल्कुल सटीक नहीं है, सही नहीं है। रुको, मैं आपकी बारी में नहीं बोला मनोज भाई, मैं पूरी कर दूं, आप अपनी बात कह लेना। मेरी बात मैंने सबको सुना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में मुझे मेरी बात कहने दो। मनोज जागलान सुनना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा भाई। मैं आपको मैं जो कह रहा हूं, मैं अगर तथ्यों से परे हूं तो तब अपनी बारी में मुझे ठीक कर देना। मैं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसान की फसल का बीमा, उसकी सुरक्षा, उसकी संभाल करने का व्यवस्था, उसका इंतजाम करने वाली सरकार है। इसी सरकार ने 50% लागत से 50% अधिक समर्थन मूल्य, यानी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था को लागू किया। जो हमने कर दिया उसको न स्वीकार करना ये किसानों को गुमराह करने वाली बात है और पाप है। हाँ, ये बात हो सकती है कि C2 वाला फार्मूला लागू नहीं हुआ, किसानों को मांग करने का अधिकार है। हम रुको, हम किसान के आंदोलन करने के अधिकार का सम्मान करते हैं। मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं भी खेती और किसानी से सीधा संबंध रखता हूं। किसान के कल्याण के लिए बहुत कुछ अभी किए जाने की गुंजाइश है, लेकिन ये स्वीकार करिए कि पिछली किसी भी सरकार से बेहतर व्यवस्थाएं और प्रावधान किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए, मनोहर जी की सरकार ने किए। किसान के खाते में उसकी फसल का दाम नहीं जाता था साहब। खेत में फसल उगाता किसान, झड़ में, बरसात में, धूप में किसान परिश्रम करता, संकट से जूझता, और दाम अब तक वो आड़ती के खाते में जाते थे। हरियाणा के किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में देने की व्यवस्था हमने की कि नहीं की? किसान खाद के लिए कैसे तड़पाया जाता था, उसका खाद चोरी होता था, उसका खाद चोरी न हो, किसान को व्यवस्थित, ठीक है। नहीं, अगर आपके कुछ अच्छे कदम है तो देखिए, अगर आपने अब कुछ अच्छे कदम उठाए तो उसको लोग मान भी रहे हैं, लेकिन जो मांगे हैं, इन मांगों पर आपने ही विचार किया था, आपने ही कमेटी का गठन किया। रतन मान सिंह और मनोज जागलान का यही कहना है कि हम उन्हीं मांगों के इर्द गिर्द हैं, हम कोई नई मांग लेकर नहीं आए। उस पर मैं आता हूं बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में, उसके बाद गर्ग साहब के पास आगे गर्ग साहब आ गया। बस एक वाक्य मैं ये कहता हूं कि मान साहब, ये जो बजरंग जी वाली पार्टी है ना, इनने नहीं करना कुछ भी, ये निरोड़े किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं और कार्यकर्ता हूं जिसने किसानों के लिए काम किया है और किसानों की लंबित मांगों पर भी कार्रवाई। ठीक है गर्ग साहब भाई, देखिए, किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि ना पिछला उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन से था और ना ही इस बार वो कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, उसके लिए गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। और मांगे उनकी वही पुरानी है, कोई नई मांग भी उन्होंने ऐड नहीं किया। अब आपको यहां पर कैसे लगता है कि हाँ, किसानों में जो आरोप किसानों पर लग रहा है कि संगठन बंट गए हैं, बीजेपी कह रही है कि संगठन बंटे हुए हैं, कुछ खापों ने भी खंडन कर दिया है, तो इससे कमजोरी पैदा हो रही है और राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। किसान कह रहा है हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है। अतुल जी, हमेशा किसान ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और अपने दम पर सक्षम भी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, अपनी बात मनाने में भी सक्षम है। अगर सरकार ये सोचे कि हम तानाशाही हाँ और हम अहंकारी हाँ, और इन्होंने पहले भी
सरकार को झुकाने का काम की है, तानाशाही प्रधानमंत्री को झुकाने का काम की है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 3 कृषि कानून गलत थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों लेकर आए? क्यों किसानों को, आड़तियों को बर्बाद करने की कोशिश की? यही प्रधानमंत्री जी है। 3 कृषि कानून लाकर ये 13.5 महीना बाद क्या कहते हैं, भाई कोई कमी रह गई, गलती हो गई, मैं अब ये 3 कृषि कानून वापिस लाता हूँ। 750 किसान शहीद करवाने के बाद आप ये 3 कृषि कानून वापिस लाते हो। मैं यही बताना चाहता हूँ, किसान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा तो मॉरल सपोर्ट। मैं इसलिए कहता हूँ, ये कहते हैं भी भारतीय जनता पार्टी ने करना, मैं कहता हूँ वीरेंद्र भाई आपकी सरकार है, आपने करना है। हम तो आपसे हाथ जोड़कर किसान की तरफ से, देश की जनता की तरफ से अपील करते हैं, आप इनका बात मानिए। दूसरी बात, वीरेंद्र भाई ने एक बात कही, पहले सरकार के समय में किसानों खाते में पैसे नहीं जाता था। अरे इन्होंने तो पोर्टल, ये पोर्टल की सरकार है। सरकार ने क्या करा, किसानों को बर्बाद करने के लिए पोर्टल खेलती है। यहाँ तक कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए मानसा बैठे हैं, मंडी के अंदर धक्के खाते हैं, कई दिन तक मंडियों में बैठे रहते हैं। पोर्टल इनका काम करता नहीं, पोर्टल पर फसल एंट्री होती नहीं, और जब किसान की फसल बिक जाती है, जल्दी सी किसान को फसल का भुगतान नहीं होता। ये वो कहते हैं हमने खाते में पैसा। आप ये पूछिए, 72 घंटे का वायदा है, 72 घंटे में भुगतान करेंगे। कौन से किसान के खाते में एक फसल की पेमेंट भी 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में आई हो? यहाँ तक कि आड़तियों का कमीशन 2.5% इन्होंने कम कर दिया। धान के ऊपर 55 में कुछ पैसे कमीशन बनता है, 40 रुपए इन्होंने कर लिया, या गेहूं पर कमीशन कम कर दिया। एक साल तक मजदूरों को मजदूरी नहीं देते, एक साल तक आड़तियों को कमीशन नहीं मिलता। कलेदारों की मजदूरी आड़ती अपने घर से देता है, साल बाद जब पेमेंट आती है वो लेता है। ये तो वो निकम्मी सरकार है, बोलती कुछ है करती कुछ और है। आप किसान से पूछिए, ये पोर्टल कर रखा है, पोर्टल वाला सिस्टम ठीक है, जो ऑफलाइन पहले अनाज की परचेज होती थी, ऑफलाइन खरीद ठीक थी, या ये ऑनलाइन ठीक है? पहले किसान मंडी में आता था, अपनी फसल लेकर खुले भाव के अंदर, खुली मंडी के अंदर अपना अनाज बेचता था और पैसे लेकर घर चला जाता था। उस पैसे से खाद खरीदता था, बीज खरीदता था, कपड़ा खरीदता था, बर्तन खरीदता था, किराना का सामान खरीदता था। आप तो ये मुताज हो गए, कब खाते में पैसे आएंगे, कब ठीक है, सामान लेंगे? ठीक है गर्ल साहब। अरे अब खाते में अभी पैसा जो आ रहा है उसको कह रहे हैं इतना कम है, फिर कहेंगे कब आएगा खाते में। बहरहाल रतनमान सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका। जो मकसद है, क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता के साथ पूरा हो पाएगा? किसानों से बातचीत के लिए सरकार की तरफ से पहल होगी केंद्र स्तर पर? बातचीत के लिए जहां तक बातचीत का सवाल, रतनमान जी सरकार बातचीत के दरवाजे फाइनल कमेंट आपका, बहुत जल्दी से, समय नहीं है सर, सरकार प्लीज। रतनमान जी, बातचीत के लिए प्रयास कर रही है, बातचीत चल भी रही है। रतनमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ चौहान साहब, आप बातचीत भी मत करिए, आप एमएसपी कानून का प्रधानमंत्री जी से ऐलान करा दीजिए। मैं आपका आरोप है कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस कहाँ है? अगर आप इस बात को नहीं मान रहे, आप इसकी घोषणा नहीं कर रहे, आप इसे एक चिट्ठी का, एक पेज की आप चिट्ठी नहीं बना सकते एमएसपी कानून की, तो आपको भी होशियार हो जाना चाहिए। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, आप बजरंग जी से ये तो कहलवा दो कि इन्होंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रहे थे आप बैठ के। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इसको राजनीति के उसमें मत खेलिए हमारे मुद्दे को। आप उससे मेरा ये अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने वादा किया था, हमने मांगा था, जो विपक्ष में थे, आपने वादा किया था कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाएंगे। आप बना दीजिए, तंत्र खत्म हो जाएगा देश से। हम ठीक बात है। मनोज जगलाल, मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के लिए एक बात बोली कि स्वामीनाथन आयोग के तहत हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन सरकार तो इस बात को स्वीकार करती है कि A2+FN फॉर्मूले के हिसाब से हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं।
A2+FL यानी कि फार्मूल जो फैमिली लेबर है, जब आप C2+50% फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी दोगे तो मैं खेती करता हूं, मुझे पता है कॉम्प्रेसिव कॉस्ट कैसे आएगी। उसमें मेरे खेत की जुताई का जो किराया, मेरे खेत का रेंट, मेरे जो ट्रैक्टर वगैरह, जो मेरे खेती में होने वाले जितने भी यंत्र हैं, उन सब पे जो उनकी जो कीमत घटी है वो सब जोड़ के दी जाती है। लेकिन आज तक तो किसी किसान को वो मिली नहीं। लेकिन आप इस बात को स्वीकारिए कि हम क्या लागत के 1.5 गुना फसल का दाम आपके खाते में नहीं आ रहा मनोज भाई? फसल का दाम मेरे खाते में आ रहा है, लेकिन A2+FL फॉर्मूले के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी मानते नहीं तुम। अतुल जी, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है और नीति आयोग ने इस बात को स्वीकारा कि देश के किसानों को एमएसपी के बारे में नहीं पता। शायद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान उन्हीं में से हैं। के अनुसार वीरेंद्र सिंह चौहान को पता होना चाहिए A2+FL फॉर्मूला। और दूसरी बात, कॉम्प्रेसिव कॉस्ट क्या आपको मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने हलफनामा दिया था या नहीं दिया था? इस बात को बताइए। सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया था कि नहीं दिया था कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग के 50% मूल्य नहीं दे सकते? हम दे रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आप ले रहे नहीं, हैं, मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन मेरे खाते में C2+50% के फॉर्मूले के पैसे नहीं आ रहे। आप देश के किसानों को गुमराह करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, उस वादे पर अड़िग रहिए। हम किसानों को अपनी पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग लागू करके देंगे, वो दीजिए। वो देश के किसानों की मांग है, वो देश के किसानों का हक है। फिर भी आप उस टाइम की बात कर रहे हो। नहीं, आप A2+FL फॉर्मूले को स्वीकार कीजिए, C2+50% का फॉर्मूला। चले बहरहाल देखिए, ये C2+50 लगातार हम इस पर चर्चा करते रहे हैं। अब सवाल इस बात का है ना कि अगर आप मनोज ये कहेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, वो गुमराह करते हैं, तो फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं? अगर वो गुमराही कर रहे हैं तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप उम्मीद भी करेंगे और उन पर आरोप भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं, बातचीत की भी पहले। अब किसानों को तय कर रहा है कि वाकई उनको बातचीत से हल निकालना है या फिर अनशन ही उनके पास एकमात्र विकल्प है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि 12 तारीख तक स्थिति स्पष्ट होगी, नहीं तो हमारी तैयारी पहले से जो है उसी पर हम बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, गर्ग साहब आपका, रतनमान जी आपका और मनोज आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से किसान अपने अनशन, अपने आंदोलन को लेकर तैयारी कर रहे। राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में बैठे हैं वो किसानों का साथ देने की, मोरल सपोर्ट की बात कर रहे, और सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ दिया और भी बहुत कुछ देना है, हमारा वादा है, हम पूरा करेंगे। राम राम।